Welcome to Code and Capital. क्या हो अगर मैं कहूं कि एक सुपर पावर अपने सबसे बड़े दुश्मन को हराने के लिए एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ रहा है और ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे वही सुपर पावर उस दुश्मन को करोड़ों अरबों डॉलर देने का विचार कर रहा है। हाँ, ये सुनने में बिल्कुल बेतुका लगता है। मतलब ये तो वही बात हुई कि आग बुझाने के लिए आप उसी इंसान को पैसे दे रहे हैं जिसने आग लगाई थी। बिल्कुल। लेकिन मार्च 2026 में आज ग्लोबल इकोनॉमी बिल्कुल इसी अजीब और खौफनाक विडंबना के बीच खड़ी है। सही कहा आपने। और यही हमारे आज के इस डीप डाइव का मुख्य विषय है, एक ऐसा संकट जिसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी कहा जा रहा है। हाँ, और इस पूरे मुद्दे को गहराई से समझने के लिए हमने पिछले कुछ दिनों में बहुत सी रिपोर्ट्स खंगाली हैं। ISW का मिलिट्री एनालिसिस हो, एलियंस और मॉर्गन स्टेनली की इकोनॉमिक फोरकास्ट हो, या फिर नोमुरा, कमको और द गार्डियन की ताज़ा रिपोर्ट्स। और हमारा मिशन यही है कि इन तमाम अलग अलग सोर्सेज और रिपोर्ट्स के बीच की कड़ियां जोड़ी जाएं। एग्जैक्टली मतलब ये स्थिति एक शांत तालाब में एक बहुत बड़ा पत्थर फेंकने जैसी है, जहां लहरें सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं है बल्कि दुनिया के हर हिस्से के रोजमर्रा के जीवन को छू रही हैं। देखिए, सबसे दिलचस्प बात यहाँ ये है कि ये सिर्फ एक मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये दुनिया की एनर्जी सप्लाई के गले पर सीधा प्रहार है। तो चलिए सबसे पहले उस पत्थर की बात करते हैं जो तालाब में गिरा है। मिलिट्री रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। हाँ, और ये कोई छोटे मोटे हमले नहीं हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई और वरिष्ठ अधिकारी अली लारिजानी दोनों इसमें मारे गए हैं। और IRGC के नेवी हेडक्वार्टर और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स को भी निशाना बनाया गया है। लेकिन इसके जवाब में ईरान ने जो किया है वो दुनिया भर के लिए सबसे डरावना है। बिल्कुल, उन्होंने हॉर्मुज जलडमरू यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को व्यावहारिक रूप से बंद कर दिया है। अच्छा, सुनने वालों के लिए मैं बता दूं, एक ज्योग्राफिकल पॉइंट के हिसाब से ये सिर्फ एक पतला सा समुद्री रास्ता है, पर इसका बंद होना इतनी बड़ी बात क्यों है? क्योंकि ये कोई आम रास्ता नहीं है, ये दुनिया का सबसे अहम चोक पॉइंट है। ग्लोबल मार्केट का लगभग 20% तेल यहीं से गुजरता है। रुकिए, 20%? दुनिया का 20% तेल एक ही रास्ते से? हाँ, और सिर्फ तेल ही नहीं, लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी LNG का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा हर रोज इसी पतले से रास्ते से होकर निकलता है। अच्छा, पर मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आ रही। ईरान पर इतने भारी हमले हो रहे हैं, उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है, उनका नेवी बेस तबाह हो चुका है, तो ऐसी तबाही के बीच वो इतने बड़े समुद्री रास्ते को ब्लॉक करने की ताकत कहाँ से ला रहे हैं? यही तो एसिमेट्रिक वॉरफेयर यानी गैर पारंपरिक युद्ध का सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब? उन्हें ऐसा करने के लिए बड़े जहाजों की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। हॉर्मुज को ब्लॉक करने के लिए आपको बड़े वॉरशिप्स नहीं चाहिए। समुद्र में माइंस बिछाना, छोटे और तेज अटैक क्राफ्ट्स का इस्तेमाल करना या सिर्फ कमर्शियल शिप्स पर एंटी शिप मिसाइल्स का डर पैदा करना ही काफी होता है। सही कहा। कोई भी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हालत में अपने ऑयल टैंकर्स को वहां जाने का कवर ही नहीं देगी। एग्जैक्टली। और इसमें एक और बड़ा फैक्टर जुड़ गया है, ईरान ये सब अकेले नहीं कर रहा है। हाँ, और यहाँ आती है वो चौंकाने वाली डिटेल जो हमने रिपोर्ट्स में पढ़ी। एक तरफ ईरान सीधे अमेरिका से लड़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ रूस उन्हें सैटेलाइट इमेजरी दे रहा है। बिल्कुल, रूस आसमान से आंखें दे रहा है ताकि ईरान अपने टारगेट्स को ठीक से निशाना बना सके। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये एक क्षेत्रीय युद्ध से बढ़कर ग्लोबल पावर्स की एक प्रॉक्सी वॉर नहीं बन गया है? देखिए, रूस के लिए ये एक सुनहरा मौका है अमेरिका का ध्यान भटकाने का। जब अमेरिका के संसाधन मध्य पूर्व में फंसेंगे तो रूस को दूसरी जगह फायदा मिलेगा। लेकिन इन सब मिलिट्री मूव्स का सबसे पहला और सीधा असर तो उस चीज पर पड़ रहा है जिस पर हमारी इकोनॉमी चलती है, यानी तेल। हाँ, और मार्केट का रिएक्शन तुरंत आया है। CSFX और एलियांस की रिपोर्ट के मुताबिक ब्रेंट क्रूड ऑयल $80 प्रति बैरल को पार कर गया है। और अगर हॉर्मोज लंबे समय तक बंद रहा तो ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कीमत $100 से $130 तक जा सकती है, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक शॉक होगा। इसे रोकने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA अपने इतिहास का सबसे बड़ा रिजर्व मार्केट में उतार रही है, करीब 400 मिलियन बैरल। हाँ, और कामको की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका भी अपने रिजर्व से 172 मिलियन बैरल निकाल रहा है। सुनने में ये 500 या 600 मिलियन बैरल बहुत बड़े नंबर्स लगते हैं, पर असलियत कुछ और है। वही तो, दुनिया हर रोज लगभग 100 मिलियन बैरल तेल का इस्तेमाल करती है ना? बिल्कुल,
तो ये जो रिजर्व्स उतारे जा रहे हैं, ये मुश्किल से कुछ हफ्तों की राहत हैं। ये कोई लॉन्ग टर्म समाधान नहीं है। और चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इसी डेस्परेशन में वो अजीब विडंबना पैदा होती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। द गार्जियन की रिपोर्ट यहाँ सबसे चौंकाने वाली है। हाँ, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट पेसेंट वाली रिपोर्ट। एग्जैक्टली। मार्केट में कीमतें गिराने के लिए वो समुद्र में फंसे 140 मिलियन बैरल ईरानी तेल से प्रतिबंध यानी सैंक्शंस हटाने पर विचार कर रहे हैं। जो कि एक बहुत ही बड़ा फैसला है। मतलब ये वो तेल है जो ईरान की शैडो फ्लीट में फंसा हुआ है। रुकिए, ये शैडो फ्लीट क्या है? ये वही तेल है ना जिसे ईरान छुप छुप के बेचने की कोशिश कर रहा था? हाँ, क्योंकि उन पर कड़े सैंक्शंस थे। अब अमेरिका उसी तेल को मार्केट में आने देने की सोच रहा है ताकि शॉर्ट टर्म में, मतलब अगले 10 से 14 दिन के लिए कीमतें कम हो जाएं। पर अगर ऐसा होता है तो इस 140 मिलियन बैरल को बेचने का पैसा किसको जाएगा? ईरान को ही ना? बिल्कुल। ये तो सच में आग बुझाने के लिए उसी इंसान को पैसे देने वाली बात हो गई। और लंबी अवधि में ये उसी ईरान को युद्ध के लिए फंड देगा जिससे अमेरिका लड़ रहा है। ये बस दिखाता है कि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई कितनी नाजुक है। पर देखिए, तेल की कमी को तो शायद इन रिजर्व से कुछ हफ्तों के लिए संभाला जा सकता है। तेल को स्टोर करना फिर भी थोड़ा आसान है। हाँ, तेल के मामले में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। लेकिन असली तबाही वहां आई है जिसे ठीक करने में सालों लगेंगे। मैं बात कर रही हूँ LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने कतर के रास लफान LNG हब पर ड्रोन हमले किए हैं। और इसका इम्पैक्ट बहुत भयानक है। दुनिया की 17% LNG सप्लाई रातों रात ठप हो गई है। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसे ठीक करने में 5 साल तक लग सकते हैं। अगर हम इसको बड़े नजरिए से देखें तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग के जलने की बात नहीं है। ये पूरे ग्लोबल सप्लाई चेन का फेलियर है। वही मैं सोच रही थी। मतलब बुनियादी ढांचे को दोबारा बनाने में 5 साल क्यों लगेंगे? इंजीनियर्स आएंगे, ईंट पत्थर और पाइप्स लगाएंगे और कुछ महीनों में काम शुरू, है ना? देखिए, LNG का इंफ्रास्ट्रक्चर ईंट और पाइप का खेल नहीं है। नेचुरल गैस को जहाजों में भरने लायक लिक्विड बनाने के लिए उसे -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करना होता है। ओह, -162। हाँ, और इसके लिए जिन मशीनों की जरूरत होती है, जिन्हें क्रायोजेनिक हीट एक्सचेंजेस कहा जाता है, वो बहुत बड़ी होती हैं और किसी फैक्ट्री में पहले से बनी हुई नहीं मिलती हैं। अच्छा, तो ये कस्टम बिल्ट होती हैं? बिल्कुल। इन्हें डिजाइन करने, बनाने और इंस्टॉल करने में ही सालों लग जाते हैं। अगर एक मशीन जल गई तो आपको नया ऑर्डर देना पड़ेगा। ओह वाओ, तो ये एक बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरिंग बॉटलनेक है। पर अगर दुनिया की 17% गैस गायब हो जाए तो इसका सबसे बुरा असर किन पर पड़ रहा है? इसका सबसे बुरा असर उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं यानी एशिया, पाकिस्तान, भारत और वियतनाम पर पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि यूरोप जैसे अमीर देश तो शायद ज्यादा पैसे देकर गैस खरीद लेंगे, लेकिन इन देशों में कारखाने बंद हो रहे हैं। और मजबूरन इन देशों को वापस सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाले ईंधन की तरफ लौटना पड़ रहा है। आप कोयले की बात कर रहे हैं? हाँ, कोयला। जब ग्रिड्स फेल होने लगती हैं और पावर कट्स होते हैं तो सर्वाइवल हमेशा सस्टेनेबिलिटी से ऊपर होता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि जब अस्तित्व पर खतरा आता है तो पर्यावरण बचाने और क्लाइमेट चेंज रोकने के सारे वादे खिड़की से बाहर फेंक दिए जाते हैं? दुख की बात है, लेकिन यही सच है। एक सैन्य हमला दुनिया के ग्रीन ट्रांजिशन के लक्ष्यों को वर्षों पीछे धकेल रहा है। तो एक तरफ पर्यावरण की तबाही है और दूसरी तरफ ग्लोबल शेयर मार्केट में उथल-पुथल मची है। CSFX और नोमुरा के अनुसार मार्केट में घबराहट मापने वाला VIX इंडेक्स चरम पर है। हाँ, और अमेरिका का S&P 500 सूचकांक तेजी से नीचे गिर रहा है, जिसमें AI सेक्टर की छटनी यानी लेऑफ्स और निराशा भी जुड़ गई है। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है, UK का FTSE 100 सूचकांक ऊपर जा रहा है। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब उन इंडेक्सेस की बनावट में है। अमेरिका टेक कंपनियों पर निर्भर है, जबकि UK के FTSE 100 में ऊर्जा और रक्षा यानी डिफेंस कंपनियों का दबदबा है। अच्छा, तो जब तेल महंगा होता है और युद्ध होता है तो डिफेंस कंपनियों को फायदा मिलता है? बिल्कुल। MEXA की रिपोर्ट के अनुसार रक्षा क्षेत्र की कंपनी RTX के शेयर एक झटके में 7% उछल गए हैं। और सोने को तो संकट के समय सुरक्षित निवेश माना ही जाता है। उम्मीद है कि ये $5400 तक जा सकता है। और यहीं से अर्थशास्त्र का सबसे खतरनाक शब्द सामने आता है। नोमुरा का मानना है कि अब माइल्ड स्टैगफ्लेशन 50% संभावना के साथ बेस केस बन गया है। रुकिए,
ये स्टैगफ्लेशन क्या है? सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाते हैं। देखिए, स्टैगफ्लेशन मंदी और महंगाई का एक साथ आना है। इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही, नौकरियां जारी हैं, लेकिन तेल और गैस महंगा होने की वजह से रोजमर्रा की हर चीज के दाम बढ़ रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। ऐसे में अमेरिका का सेंट्रल बैंक यानी फेडरल रिजर्व इकोनॉमी को बचाने के लिए ब्याज दरें कम क्यों नहीं कर देता? वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर वो ब्याज दरें घटाएंगे तो मार्केट में पैसा आएगा और जो महंगाई पहले से तेल की वजह से बढ़ी हुई है वो आग की तरह फैल जाएगी। मतलब फेड रेट कट्स अब टल सकते हैं। बाजार में इस वक्त सच में से दो ही चीजें काम कर रही हैं, सोना और हथियार। बिल्कुल। और मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट इस आर्थिक चक्रव्यूह का एक बहुत बड़ा राजनीतिक प्रभाव भी बताती है। हाँ, 2026 के अमेरिकी मिड टर्म चुनाव। गैसोलीन यानी पेट्रोल की बढ़ती कीमतें रूलिंग पार्टी को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं, जो कि उनके लिए खतरे की घंटी है। पर इसमें मुझे एक बहुत बड़ा लॉजिक गैप दिखता है। मतलब अमेरिका 70 के दशक के मुकाबले आज तेल के मामले में आत्मनिर्भर है, वो एक नेट एक्सपोर्टर है। हाँ, उनके पास अपनी जमीन में काफी तेल है। तो फिर उन्हें हार्मोन्स के बंद होने से क्या फर्क पड़ना चाहिए? वहां के नागरिक इतना हाई प्राइस क्यों दे रहे हैं? इसे समझने के लिए एक बड़े बाथटब की कल्पना कीजिए। दुनिया का तेल बाजार एक बहुत बड़ा बाथटब है जिसमें अलग अलग देशों के नल से पानी यानी तेल आ रहा है। अच्छा, तो एक नल अमेरिका का है, एक सऊदी अरब का है। बिल्कुल। अब अगर अमेरिका अपने नल से बहुत सारा पानी टब में डाल भी रहा है, लेकिन किसी ने दूसरी तरफ से हॉर्मुज नाम का बड़ा प्लग निकाल दिया, तो क्या होगा? पूरे टब के पानी का स्तर कम हो जाएगा। एग्जैक्टली। पानी कम होगा तो टब में बचे हुए हर एक बूंद पानी की कीमत बढ़ जाएगी, चाहे वो पानी अमेरिका के नल से ही क्यों ना आया हो। तेल एक ग्लोबल कमोडिटी है। और चुनाव में आम वोटर को जियोपॉलिटिक्स समझ नहीं आती। वो बस ये देखता है कि कल तक पेट्रोल सस्ता था और आज महंगा हो गया है, और उस गुस्से का शिकार होती है वहां की रूलिंग पार्टी। तो आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे ऑपरेशन एपिक फ्यूरी ने केवल भौगोलिक सीमाएं नहीं तोड़ी हैं। बिल्कुल। तेल की कीमतों से लेकर कतर के एलएनजी प्लांट की तबाही और बाजारों में स्टैगफ्लेशन के खतरे तक सब कुछ हिल गया है। और हमारे पर्यावरण के लक्ष्य भी धुएं में उड़ गए हैं। इस चर्चा का अंत में एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ करना चाहूंगी। हाँ, बिल्कुल। आज हमने देखा कि अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर है, एक नेट एक्सपोर्टर है। फिर भी दुनिया के एक हिस्से में जल संधि के बंद होने से वहां की स्थानीय राजनीति और चुनाव दांव पर लग जाते हैं। ये एक बहुत गहरी बात है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या आज के इस गहराई से जुड़ी हुई ग्लोबल इकोनॉमी में, जहां सप्लाई चेन्स इस तरह उलझी हुई हैं, कोई भी देश कभी भी पूरी तरह से सुरक्षित या आत्मनिर्भर हो सकता है? ये वाकई एक ऐसा सवाल हो जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सुनने वालों को जरूर सोचना चाहिए। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। इस बदलते हुए ग्लोबल लैंडस्केप पर अपनी नजर बनाए रखिए और मिलते हैं अगली गहन चर्चा में।